नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में अपन रीड साइकोलॉजी के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन यह टॉपिक करेंगे। यह टॉपिक यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है अपना साइकोलॉजी में। और सीसीई यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या है, ये कहाँ से लिया गया है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें अपन आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सीसीई की जो चर्चा, वो सबसे पहले सीसीई शब्द आया कहाँ पे। तो सीसीई की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम आरटीई 2009 की धारा 29 में की गई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। ये फैक्ट है कि आरटी यानी राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें सीसीई की चर्चा की गई है। ठीक है। और उसकी भी धारा कौन सी, 29 नंबर की धारा में इसकी चर्चा की गई। तो अपने को इतना ध्यान में होना चाहिए। अब आगे देखिए, सतत व समग्र मूल्यांकन के लिए क्या बोलते हैं अपन। वह मूल्यांकन जो बच्चों के सीखने की गति का ऐसा नियमित संकलन है जो कक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत बदलाव के साथ बच्चों के सीखने की स्थिति एवं गति में परिवर्तन को सहजता व संपूर्णता के साथ समय समय पर देखते रहने की मांग करता है, वो मूल्यांकन कहलाता है आपका सतत और समग्र मूल्यांकन। कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन रटने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अपने कोई आपको कोई निबंधात्मक परीक्षा तो देनी नहीं है, आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो साथियों देखिए, यहाँ पे सतत और समग्र मूल्यांकन का मतलब है सतत यानी लगातार, समग्र यानी संपूर्ण, यानी लगातार संपूर्ण मूल्यांकन। बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन वर्ष भर अगर होता रहता है तो वही है सतत व समग्र मूल्यांकन। आप सब लोग जानते हो, और अगर नहीं भी पता तो आप जब टीचर बनोगे तब पता चल जाएगा कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाने वाले लेवल 1 के जितने भी टीचर हैं उनको सीसीई की डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। एक पोर्टफोलियो बच्चों का तैयार करना पड़ता है प्रत्येक बच्चे का। तो वो जो है वो इसी के बेस के ऊपर है, यानी उसमें बच्चे के वर्ष भर की सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि बच्चे ने इस क्षेत्र में कितना अच्छा सीखा, गणित में कैसा सीखा, हिंदी में वो कैसा है, अंग्रेजी में कैसा है, खेलने में कैसा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने में कैसा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है साथियों। तो इन सभी चीज़ों की अगर अपन मूल्यांकन कर पाते हैं तो वही होता है अपना सतत और समग्र मूल्यांकन। उम्मीद है आप आराम से इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आई है बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी हौसला बढ़ता है इससे, सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते हैं हौसला भी बढ़ता है साथियों। लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको पसंद आए। चलिए उद्देश्य को देखते हैं कि सतत और समग्र मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, मोटा मोटा उद्देश्य है, वो अपने को ध्यान में जरूर रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बालक के मन से परीक्षा का भय निकालने का जो उद्देश्य है वो किसका है, सतत और समग्र मूल्यांकन। अगर लगातार एक चीज़, जैसे टेस्ट है वो हर संडे हर सैटरडे को टेस्ट लिया जाए, या वीक में एक बार कभी भी टेस्ट बच्चे का लेते अपन रहें, तो फिर बच्चे को परीक्षा का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो काफ़ी टेस्ट दे चुका होता है, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो वो परीक्षा से बिल्कुल भी नहीं घबराता है। ठीक है। फिर है देखिए, शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाए और बच्चों के साथ उसके अनुसार कार्य करे। यानी कि इसका एक और फायदा या उद्देश्य क्या है सतत और समग्र मूल्यांकन का, इसका ये फायदा है कि जो शिक्षक ने जो मूल्यांकन किया है बच्चे का, उस मूल्यांकन में ये निकल के आया कि ये जो बच्चा है, टिंकू है या पिंकू जो भी है, ये बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, ये निकल के आया। और अपने को पता चल गया कि भाई ये इस टॉपिक में कमज़ोर है, तो इस बच्चे के लिए अपन क्या करेंगे, उस हिसाब से फिर पाठ्य योजना बनाएंगे और उसी के अनुसार शिक्षण योजना बना करके कार्य करेंगे। तो ये भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा उद्देश्य देखिए कि शिक्षक बालक के पाठ्यक्रम के अलावा सर्वांगीण विकास के पहलू जैसे कला, संगीत, खेल व स्वास्थ्य में भी बच्चों की प्रगति को दर्ज करे। क्योंकि सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ यही है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को देखना, सभी क्षेत्रों के विकास को देखना जो है वही आता है सतत और समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हैं, तीनों के तीनों। उम्मीद है आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं आगे। हाँ, अब देखिए सारांशतः अपन क्या बोल सकते हैं
कि सीसीई का जो अर्थ है वो विद्यार्थी के विद्यालय आधारित मूल्यांकन से है, जो बालक के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान देती है। सीसीई का मतलब इन्होंने क्या बताया है, सारांश के रूप में अपन क्या देख सकते हैं कि विद्यालय का जो है विद्यार्थी का जो है वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। विद्यालय आधारित मतलब विद्यालय में जो वो गतिविधियां करता है उन सभी का मूल्यांकन है क्या, सीसीई। ठीक है, जो बालक के सीखने के सभी पक्षों, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र, चाहे ज्ञानात्मक क्षेत्र हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे मानसिक हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों की जो है वो मूल्यांकन जो है करता है। ठीक है, इसके अलावा सीसीई की जो शब्दावली है उनको अपन देख सकते हैं। सतत का अर्थ क्या है, आकलन की निरंतरता व बार बार करने पर ध्यान दिलाने वाला शब्द कौन सा है आपका, सतत। सतत यानी लगातार जो चीज़ होती है वो। फिर है व्यापक। व्यापक यानी कि व्यापकता लिए हुए हो मूल्यांकन, बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन पर बल देता है, जैसे शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन, यानी शैक्षिक मूल्यांकन भी और शैक्षिक मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत आएगा व्यापक में। सर्वांगीण मूल्यांकन एक प्रकार से बोल सकते हैं। फिर रचनात्मक मूल्यांकन। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन क्या, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की स्थिति, प्रगति व आवश्यकता से अवगत रहने एवं उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाने और लागू करने की प्रक्रिया तथा बच्चों का नियमित आकलन दर्ज करना क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। देखिए साथियों, रचनात्मक मूल्यांकन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इससे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार इसको ध्यान से आपको देखना है कि होता क्या है। इसमें बोला क्या गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की स्थिति, प्रगति व आवश्यकता से अवगत रहने एवं उनके आधार पर शिक्षण योजना बनाने, लागू करने की प्रक्रिया तथा बच्चों का नियमित आकलन दर्ज करना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये अपनी क्लास है एक, ठीक है, इसमें ये बच्चे बैठे हैं। अब इन बच्चों के लिए इन बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, और बच्चों की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर अपन शिक्षण योजना तैयार करें, टीचिंग प्लान, ठीक है, शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान तैयार करें और फिर उसको लागू करें। इसके बाद इन बच्चों का नियमित रूप से क्या करें, अपन आकलन करें। तो ये मूल्यांकन जो है वो क्या कहलाता है, एक रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना योगात्मक मूल्यांकन। देखिए साथियों, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए निश्चित अवधि के अंत में बालक के उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नाम से स्पष्ट है कि मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए निश्चित अवधि के अंत में बालक की उपलब्धियों का स्तर का मूल्यांकन, यानी कि अपन समय समय पर टेस्ट लेते रहते हैं, उसके बाद उसकी उपलब्धि का अपन क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उसने किस स्तर की उपलब्धि हासिल कर ली है। तो मतलब सभी एक प्रकार से जो अपन टेस्ट ले रहे हैं, जो अपन मूल्यांकन कर रहे हैं, उन सभी का योग एक प्रकार से योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो अंत में करते हैं, अंत में बालक की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन जो है वही क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन है। यानी कि अपन ने सब कुछ पढ़ाया, फिर मूल्यांकन किया है, रचनात्मक मूल्यांकन भी किया और ये रचनात्मक मूल्यांकन को वर्ष भर किया, उसके बाद में लास्ट में अपने पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 ग्रेड होती हैं जो योगात्मक मूल्यांकन, इसमें अपन 3 ग्रेड मानते हैं। पहली ए ग्रेड। ए ग्रेड यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला, ऐसा बच्चा जो स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य कर सकता है, उसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, वो है ए ग्रेड का बच्चा। बी ग्रेड वाला बच्चा कौन होगा, जो शिक्षक की मदद से कार्य कर लेगा, अकेला तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बच्चे की मदद अगर टीचर जो है वो इस बच्चे की मदद कर दे तो ये बच्चा भी जो है वो कार्य को कर लेगा। तो ये होता है आपका बी ग्रेड का बच्चा। और सी ग्रेड वाला बच्चा ये विशेष मदद, इसको टीचर मदद कर दे तब भी नहीं कर पाता है, इसको विशेष मदद की आवश्यकता ही पड़ती है। ठीक है, तो ये सी ग्रेड वाला बच्चा आपके लिए होगा। ठीक है साथियों, तो ये योगात्मक मूल्यांकन के 3 स्तर हो गए हैं। उम्मीद है आप इनको आराम से समझ पाए हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से हैं। देखिए साथियों,
CCE यानी सतत और समग्र मूल्यांकन की एक डायरी भी आती है जो स्कूल में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास सरकारी स्कूल है तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं या इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अवलोकन अभिलेख है, चेकलिस्ट है और पोर्टफोलियो है, दत्त कार्य है, निदानात्मक परीक्षण है। सारे के सारे प्रयुक्त उपकरण हैं उस डायरी में होते हैं। अवलोकन अभिलेख यानी कि एक प्रकार से जिन जिन चीज़ों का अपन अवलोकन करें उनसे लिखें, जो वही अपन यानी कि अवलोकन करने के बाद जो लेख अपन ने लिखा है, जो बच्चों के बारे में अपन ने चीज़ें दर्ज की हैं, वही होती है आपका अवलोकन अभिलेख। ठीक है। फिर है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट आपका क्या है, पाठ्यक्रम संबंधी या कक्षावार पाठ्यक्रम जो है उसकी एक चेक लिस्ट तैयार कर लेना कि कक्षा 1 के लिए ये पाठ्यक्रम, कक्षा 2 के लिए ये है, तो ये एक प्रकार से चेक लिस्ट हो गई। फिर है पोर्टफोलियो। एक निश्चित अवधि में शिक्षार्थी द्वारा किए गए कार्यों को सिखाने की प्रकृति, स्थिति, उपलब्धि तथा प्रगति के चरणों को प्रदर्शित करने का संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी कि पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें होती हैं कि आपने क्या पढ़ाया, बच्चे ने कितना ग्रहण करा, उसकी स्थिति क्या है, सिखाने की प्रकृति क्या है आपकी, वो सारी की सारी चीज़ें पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती हैं। दत्त कार्य असाइनमेंट्स होते हैं, यानी बच्चों को आपने क्या कार्य दिए, क्या असाइनमेंट्स दिए हैं, वो सारे आते हैं। फिर निदानात्मक परीक्षण, यानी बच्चे की किस क्षेत्र में कमजोरी है उसको पता लगाना निदानात्मक परीक्षण होता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें करने के बाद अपने को पता लग जाता है कि बच्चे में क्या कमी है, और वही होता है निदानात्मक परीक्षण, कि बच्चे की कमी का पता लगा लेना, यानी कि बच्चे की कमजोरी का पता लगा लेना ही क्या कहलाता है, आपका निदानात्मक कार्य कहलाता है। और निदानात्मक कार्य होने के बाद ही उपचारात्मक कार्य जो वो किया जाता है। ये सब आप सभी लोगों को पता है। चलिए, ये है देखिए साथियों सतत और समग्र मूल्यांकन, जो उम्मीद है आपको आराम से समझ में आ पाया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सतत और समग्र जो मूल्यांकन है उसमें पाठ्यक्रम को 5 माह के हिसाब से विभाजित किया गया है, और ये किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है ये सारी चीज़ें अभी अपन देखेंगे। तो 5 भागों में पाठ्यक्रम को इसमें 2 भागों में बांटा जाता है 5-5 माह के हिसाब से। पहला है, प्रथम जो 5 माह हैं वो कौन से हैं, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, और द्वितीय 5 माह आपके अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ठीक है साथियों। अब प्रथम 5 माह इसमें पाठ्यक्रम यानी कि जो मूल्यांकन किया जाता है वो 50% पाठ्यक्रम का किया जाता है। ठीक है। इसके रचनात्मक मूल्यांकन 2 होते हैं, यानी FA1 और FA2। ठीक है। फॉर्मेटिव असाइनमेंट 1 और 2। पाठ्यक्रम का आपका पहले में जो है जिसको इसको अपन प्रथम परख भी बोलते हैं साथियों, अपनी सामान्य भाषा में प्रथम परख भी इसको बोलते हैं अपन। इस प्रथम परख में 10% पाठ्यक्रम का 10% आता है, द्वितीय में भी 10% आएगा, और ऐसे वन जो है वो योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, जो कि पाठ्यक्रम का 30% होता है। इस प्रकार से 10% आ गया आपके FA1 में, 10% FA2 में, और 30% योगात्मक मूल्यांकन में, और इस प्रकार से पूरा 50% का ये प्रथम 5 माह का पाठ्यक्रम बनता है। अगला जो 5 माह का पाठ्यक्रम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, उस पाठ्यक्रम में 50% आपका पाठ्यक्रम होता है। इसके 2 रचनात्मक मूल्यांकन और 1 योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है। सेम यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे योगात्मक नहीं लिखा इन्होंने, बाकी नीचे बता दिया है, 1 योगात्मक होता है। देखिए FA3 होगा, उसमें 10%, FA4 10%, और SA2, क्योंकि SA1 तो यहाँ हो चुका है, SA2 है वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम का आपका 30% होता है। इस प्रकार से 50% सिलेबस यहाँ कवर होता है, और पूरा का पूरा 100% सिलेबस इस प्रकार से आपका कवर हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सतत और समग्र मूल्यांकन में होती हैं, और पाठ्यक्रम को 5-5 माह के हिसाब से विभाजित किया जाता है। उम्मीद है आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। अगर नहीं पता स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, और इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछने योग्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अपन बात करें, अपन जानते हैं कि देखिए ग्रेड वगैरह बहुत दिए जाते हैं CBSE वगैरह में, CBSE जो बोर्ड है उसमें। तो CCE ग्रेड सिस्टम है क्या, उसको देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई दें। देखिए साथियों, अपनी ग्रेड का सिस्टम जो है वो क्या है।
A1 ग्रेड आने का मतलब क्या है? A1 ग्रेड यानी कि कितने नंबर आए। इस चीज़ का मतलब है कि A1 आया है किसी बच्चे के, तो उसके नंबर कितने आए। तो उसके नंबर आए साथियों 91 से लेकर के 100 के बीच में। या तो 91 हैं या 91 से ज़्यादा हैं। 91 या 91 से ज़्यादा अगर नंबर हैं तो उसको A1 ग्रेड साथियों मिलती है। ठीक है। अगर बच्चे के नंबर 81 या 81 से लेकर के 90 तक नंबर हैं तो उसको A2 ग्रेड मिलती है। और अगर किसी बच्चे के B1 ग्रेड है, इसका मतलब उसको 71 से लेके 80 नंबर के बीच में नंबर मिले हैं। अगर 80 आए तब भी B1 और 71 आए तब भी B1 मिलता है। अगर 70 आ गए तो आपका B2 ग्रेड मिलेगा और 61 आ गए तो आपका तब भी आपका B2 ग्रेड मिलेगा। तो साथियों ग्रेडिंग सिस्टम वैसे तो ठीक है, लेकिन जब इंटेलिजेंट बच्चों की बात करें तो उनके लिए ग्रेडिंग सिस्टम सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 70 नंबर जो लेकर के आया वो B2 ग्रेड में है, जबकि 71 नंबर लेकर के आया वो B1 ग्रेड में है। और 79 या 80 लेकर के आया वो भी B1 ग्रेड में है। और बात करें अगर यहाँ पे तो 61 लेके आने वाला भी B2 ग्रेड में ही होगा। तो 70 वाले को 61 के बराबर कर दिया और 71% वाले को 80% के बराबर यहाँ पे किया गया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है साथियों, लेकिन ये ग्रेडिंग सिस्टम है। आगे C1 देखिए 51 से लेके 60 तक नंबर हैं, C1 ग्रेड रहेगा। C2 ग्रेड कब रहेगा? 41 से 50 तक। और D ग्रेड रहेगा 33 से लेकर के 40 तक। और ये ग्रेड किसी भी बच्चे को नहीं आना चाहिए। यही बोला जाता है एक प्रकार से विद्यालयों में, जो अपने सरकारी स्कूल हैं उनमें अगर किसी भी टीचर के आपके उसमें अगर ग्रेड आता है आपका ये जो आपका D ग्रेड है, अगर ये आता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता और उसके लिए आपको नोटिस भी जारी होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो अभी, तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको जो है ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो D ग्रेड का मतलब है 33 से लेके 40। और ये ग्रेड अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये ग्रेड नहीं आए तो अच्छा है। यहाँ इससे ऊपर ऊपर अगर रहेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन यहाँ आते ही आपके लिए नोटिस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो जाएगा कि आपने सही से नहीं पढ़ाया इस बच्चे को। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए E1 जो ग्रेड है वो है 21 से लेके 32 तक, यानी कि 21 नंबर या 32 नंबर ले आता है तो वो E2 ग्रेड में E1 ग्रेड में रखा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों ग्रेड हैं E1, E2 और D, E1, E2 ये सारी की सारी तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें नंबर बदल रहे हैं। जाहिर सी बात है 20 नंबर या 20 से कम हो तब तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 20 या 20 से कम है तब तो E2 ग्रेड आएगी और वो फेल है। 21 से लेके आपको 30 नहीं जाना है, 32 जाना है। 21 से लेके 32 तक E1 ग्रेड होगा और 33 से लेके 40 तक D, और उसके बाद 41 से 50, 51 से 60, 61 से आपका 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। आराम से सीरियल से चलती रहेंगी तो आराम से याद हो जाएंगी, लेकिन इन तीनों को आपको जो वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इनमें डिफरेंस है काफ़ी सारा। यहाँ पे 7 ही अंकों का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये सिस्टम है CCE में ग्रेडिंग का, और उम्मीद है आप आराम से इसको याद कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। और साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हो साइकोलॉजी के। आपको पता है कि साइकोलॉजी में रीट में 5 यूनिट आती हैं टोटल मिला करके, और हमने अपने सिलेबस में अभी तक यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट करवा दी, 2 भी करवा दी, 3 भी करवा दी और 4 भी कंप्लीट करवा दी है। ये 5वीं यूनिट चल रही है और ये 5वीं यूनिट भी ये समझ लीजिए आधी कंप्लीट हो चुकी है, बस आधी ही और बची है। तो आप हमारे अगर वीडियोज़ यूनिट नंबर 1 से लेकर के 4 तक देखना चाहते हो सीरियल वाइज, तो वो आपको उसकी एक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे आप, वहाँ पे आपको रीड साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप ओपन करना। वहाँ पे आपको यूनिट वाइज सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, तो वो देख लीजिएगा। और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये आ रही है कि यूट्यूब जो है
वो हमारे चैनल के जो वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आगे नहीं भेज रहा है। अब इसमें समस्या क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। बाकी नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास जा रहे हैं, जा तो रहे हैं लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास जा रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो साथियों जितना ज़्यादा उसके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।